बस ठीक है। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ, अच्छा बेटा देखें, क्लास फर्स्ट ईयर टॉपिक जो है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, और इसमें से हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात भी हो गई है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात भी हो गई है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात भी हो गई है, और आज जो हमारे पास रहता है वो कौन सा है? स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी हमने बात करनी है। अब स्पिन क्वांटम नंबर, ये नंबर 4 पे आपको नजर आ रहा होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी हमने बात करनी है, जिसका जो सैंबल होगा वो आपके पास स्मॉल एस होगा। अच्छा बेटा देखिए, जो आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, कैसे ये हमारे सामने आया, तो इसकी थोड़ी सी उसने शुरू शुरू में आपको हवाला दिया हुआ है कि हमारे पास जो है ना क्या है, जो अल्कली मेटल होती हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ये बेटा अल्कली मेटल कौन से एलिमेंट्स होते हैं? आप पीरियोडिक टेबल को जब खोल के देखेंगे, ग्रुप फर्स्ट ए के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल कहलाते हैं। और इनमें कौन सा है आपके पास एक्सेप्ट हाइड्रोजन? पहला जो अल्कली मेटल का एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम होगा। फिर आपके पास सोडियम होगा जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। उसके बाद पोटासियम होगा जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। फिर रुबिडियम होगा 37 जिसका एटॉमिक नंबर है। और फिर सीजियम है जिसका एटॉमिक नंबर 55 है। और फिर जो है ना आपके पास लास्ट में फ्रांसियम होता है जिसका आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 87। ये बेटा आपके पास अल्कली मेटल हैं। कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, उसके जो एलिमेंट्स हैं आपके पास वो कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये अल्कली मेटल कहलाते हैं। क्यों ये अल्कली मेटल कहलाते हैं? क्योंकि हमारे पास बेटा जो ये 2 एलिमेंट्स हैं, सोडियम और पोटासियम, ये सबसे पहले किस चीज से? एशेज से हासिल किए गए थे, या प्लांट्स की जो हमारे पास लकड़ी होती है उसको जब बर्न किया जाता है, जो राख बनती है, जो एशेज बनती है, उसी से हासिल हुए थे। और अरबिक लोग जो थे, अरब्स जो थे, वो इनको क्या कहते थे? ऐश। ऐश का मतलब है हमारे पास अल्कली। अब ये जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो इसलिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल कहते हैं। अब बेटा देखें, कहता है अल्कली मेटल में से कोई भी एलिमेंट उठा लें। सपोज हमारे पास है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 3 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 और ये बन जाएगा 2s1। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले शेल में ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा। देखिए इसके बाद अगर सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपके सामने 11 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p, आपके पास 6 हो जाएगा, और ये 3s1। इसके अगर शेल्स आप लोग ड्रा करते हैं, देखें ये पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास तीसरा शेल जिसमें क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे या अल्कली मेटल जितनी भी होंगी, याद रखना है इनके आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 1 होगा। अब कहते हैं अल्कली मेटल के एक्साइटेड एटम को
जब हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया है तो इसकी जो एक स्पेक्ट्रल लाइन थी वो फर्दर डिवाइड हो रही थी टू लाइंस के अंदर या पेयर ऑफ लाइन के अंदर। ठीक है बेटा, देखें हमारे पास अल्कली मेटल हैं जिनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, या इस तरह आपके सामने मैं ड्रा कर देता हूं। देखें ये सोडियम की बात कर लेते हैं, ये इसका पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल जिसमें हमारे पास जो है ना क्या है 8 इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा शेल जिसमें आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और नेक्स्ट इसका जो फोर्थ वन है वो आपके पास ये शेल है। आप क्या करते हैं, इसी सोडियम के एटम को हीट करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, एक्साइट होके या एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट चला जाता है, मतलब तीसरे शेल से चौथे शेल में चला जाता है। और जितना एनर्जी ये गेन करके ऊपर गया है, जब आप सोर्स ऑफ एनर्जी या हीट को यहां से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डी एक्साइट होके वापस आएगा ऐसे, और जो एनर्जी वो इमिट करेगा वो किस फॉर्म में होगी, वो रेडिएशन की फॉर्म में होगी, शुआओं की फॉर्म में होगी। ये रेडिएशन या शुआओं की फॉर्म में होगी। ठीक है बेटा, जो एनर्जी इमिट होगी वो रेडिएशन की सूरत में क्या होगी, इमिट होगी। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं रेडिएशन को जब हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया है तो फिर क्या हुआ है, फिर बेटा आपके पास यहां पर जो है ना ये देखें, ये एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन था, इसकी रेडिएशंस को आपने हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा है तो ये एक स्पेक्ट्रल लाइन थी आपके पास जो कि स्प्लिट अप हो रही है, जो कि टूट रही है फर्दर कितनी लाइंस के अंदर, ये 2 लाइंस के अंदर। ठीक है बेटा, एक्साइटेड एटम ऑफ अल्कली मेटल को जब भी हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया है तो एक जो इंडिविजुअल लाइन थी, जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, वो फर्दर स्प्लिट अप हो रही थी कितनी लाइंस के अंदर, 2 लाइंस के अंदर। अब इस इंडिविजुअल लाइन का 2 स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर या छोटी लाइंस के अंदर जो है ना डिवाइड होना, ये क्या कहलाता है, डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर। डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर। अल्कली मेटल की स्पेक्ट्रल इंडिविजुअल लाइन का फर्दर छोटी 2 लाइंस के अंदर डिवाइड होना क्या कहलाता है, डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर। डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर। अब बेटा याद रखना है, ये जो 2 आपको स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आ रही है ना, कहता है ये फाइन स्पेक्ट्रल लाइन से थोड़ी सी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। किस बुनियाद पर डिफरेंट होती हैं, कहता है अगर आप फाइन लाइंस या फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस को जब आप देखेंगे तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जब आप अल्कली मेटल की इन 2 स्पेक्ट्रल लाइंस को देखेंगे तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। दोबारा इसी बात को सुन लें। देखिए बेटा, कहता है जो अल्कली मेटल का डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर आ रहा है ना, इसमें जो फर्दर छोटी लाइंस आ रही हैं वो दूसरे हाइड्रोजन का जो एक्साइटेड एटम था उसकी फाइन लाइन स्ट्रक्चर से क्या है, डिफरेंट है। वजह क्या है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, और जो अल्कली मेटल का हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर डिस्टेंस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कहता है ये क्या वजह थी कि जो एक इंडिविजुअल लाइन है वो फर्दर स्प्लिट अप हो रही है कितनी लाइंस के अंदर, 2 स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर, या डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर बन रही है, इसकी क्या वजह है। तो कहता है इन 1925 गाउड and Uhlenbach observed that when electron revolves
revolves around the nucleus in circular orbits. In circular orbits, then it also rotate about its on axis. It's on axis. ठीक है बेटा, क्या इसकी वजह क्या है, क्यों जो एक इंडिविजुअल लाइन है वो फर्दर स्प्लिट अप हो रही है टू लाइंस के अंदर? तो इसकी वजह किसने बताई थी बेटा? इन 1925 गाउडस्मिट एंड ओहलेनबेच ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स then it also rotate about its on axis. देखें बेटा, आपके पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर जो है ना शेल या ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है तो उसी वक्त ये अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है? स्पिन मोशन शो करता है। अब यूं समझ लें, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की मोशंस है ना वो दो हैं, एक अराउंड द न्यूक्लियस है और दूसरी जो है इट्स ऑन एक्सिस है, इट्स ऑन एक्सिस है। तो ये बेटा आपके पास जो है ना इसको क्या कहेंगे फिर? स्पिन मोशन। क्या कहेंगे? स्पिन मोशन। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट्स इन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड स्पिन मोशन। अब स्पिन मोशन के नतीजे में ये देखें, ऑन एक्सिस वाले को आप स्पिन मोशन भी कह सकते हैं, स्पिन मोशन। अब बेटा देखें, कहता है एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब जो इसकी अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्वमेंट है या स्पिन है वो दो तरह की हो सकती है, एक क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एक एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अब ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि इसकी जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज होगी या क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। इट्स डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इट्स डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको दो डायग्राम्स नजर आ रही होंगी बुक में, तो इस पे आपने गौर करना है। देखें, आपके पास एक ये दिखा रहा होगा, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है और ये इस तरह आपको दिखा रहा होगा। अब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो होंगी वो आपके पास क्या होंगी? आप देखेंगे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की जानिब होंगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की जानिब होंगी। ऐसे देखें, ये आपके पास यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, यहां से निकल रही हैं और किसकी जानिब जा रही हैं? ये साउथ पोल की जानिब जा रही हैं। ठीक है बेटा, नॉर्थ पोल ऊपर खड़ा है, साउथ पोल नीचे है। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो नॉर्थ पोल से निकल के किसकी जानिब जा रही हैं? साउथ पोल की जानिब। और ये यूं समझ लें, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड की ये लाइंस हैं, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड की ये लाइंस हैं। अब इनके ऊपर एक्सटर्नल जो है ना मैग्नेटिक फील्ड भी हमने अप्लाई किया हुआ है। ये देखें, ये दो आपने एरोज साइड पे शो कर देने हैं और इनके साथ लिख देना है क्या चीज? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, आप लोग इसको क्या कर लें? ड्रा कर लें। अब यहां पर आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा इस तरह का, ये कौन सी मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की? ये बेटा आपके पास जो है ना, देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होती तो यूं हो जाती, ये आपके पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और एरो का हेड भी शो कर रहा है कि ये हमारे पास क्या है जी? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है या स्पिन है। किस चीज की? इलेक्ट्रॉन की। और याद रखना है इस केस में आपके पास जो जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो उस वक्त जो इसकी वैल्यू उसने दी हुई है वो आपके पास +1/2 दी हुई है। ठीक है ना?
फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं कि जब एंटी क्लॉकवाइज होती है तो ये हमारे पास क्या होती है, माइनस होती है, लेकिन यहाँ पर जो केस है वो उलट है। आपने याद रखना है जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, देन द स्पिन जो क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, प्लस में होगी। अब बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, यूं समझे वो एक चार्ज पार्टिकल है, जब वो क्या करता है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है तो वो एज ए टिनी बार मैग्नेट काम करता है और उसका अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अब देखें अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन का अपना जो स्मॉल मैग्नेट है, उनकी जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो आपके जो है ना क्या है, अगर मोशन की डायरेक्शन एक ही होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, जो यूं समझ लें ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, और जब सपोर्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त आपके पास जो वैल्यू होगी वो किस चीज में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और देखें अगर आप दूसरी डायग्राम को देखें, दूसरी डायग्राम को, ये क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा कि जो है ना यहाँ पर प्लस क्यों होती है, तो ये भी आपको मैं बताता हूं। पहले दूसरी डायग्राम आप लोग देख लें। देखें उसका जो नॉर्थ पोल दे रहा होगा, जो दूसरी डायग्राम है वो नीचे होगा और साउथ पोल जो होगा वो ऊपर होगा, और ये दरमियान में जो आपको लाइन नजर आ रही होगी इसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू क्या होगी, साउथ पोल होगी। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्सेस हैं उनकी जो डायरेक्शन आपको दिखा रहा होगा वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट कर रही होंगी, निकल रही होंगी, और किसकी जानिब जा रही होंगी, साउथ पोल की जानिब जा रही होंगी। ये याद रखना है आप लोगों ने कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं ना वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और किसकी जानिब जाती हैं, साउथ पोल की जानिब। और अब देखें बेटा जो एक्सटर्नल फील्ड है वो भी यहाँ पर भी आपने अप्लाई कर लेना है और बुक में भी इसको ड्रा कर लें। ये आपके पास यूं है, यूं समझ लें इसका नॉर्थ पोल इस साइड पे है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, ये लिख देता हूं मैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब उसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल जो है इधर है। तो अब आप देखें यहां पर गौर करें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर था, और जो टिनी बार मैग्नेट था उसका भी नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर था। दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड थे वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की अबाउट इस ऑन एक्सिस मोशन थी वो क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई थी। और जब एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहे होंगे, अब आप गौर कर सकते हैं, देखें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल क्या है, नीचे है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का अपना मूवमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी आप डायरेक्शन देखें, नॉर्थ पोल नीचे खड़ा है और साउथ पोल ऊपर खड़ा है। ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। कौन कौन से मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो उसका छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें वो एज ए टिनी बार मैग्नेट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। अब जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और यहां पर आप लोग देखेंगे दरमियान में आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा इस तरह का, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपको शो कर रहे होंगे वो कौन सी है बेटा, देखें ये क्लॉकवाइज रोटेशन है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, और यहां पर आपके पास जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो आपके पास -1/2 है, -1/2। यूं समझ लें बेटा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, कौन से मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और टिनी बार मैग्नेट, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे तो वहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस में होगी। और जब काउंटर डायरेक्शन होगी उनकी या अपोजिट डायरेक्शन होगी जहां पर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे, वहां पर बेटा आपके पास जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये बेटा आपके पास जो स्पिन क्वांटम नंबर था वो यहां पर क्या हुआ, वाइंड अप हुआ। अब दोबारा सुन लें इसी बात को एक मर्तबा। देखें देखिए बेटा अल्कली मेटल जो कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है,
और उनके एक्साइटेड एटम को जब हम किस चीज के अंदर देखते हैं, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर देखते हैं, तो एक जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो फर्दर स्प्लिट अप हो रही थी किस चीज के अंदर बेटा, टू लाइंस के अंदर, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर। अब डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आपके पास दो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, ये डिफरेंट हैं हाइड्रोजन की फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम से। वो कैसे? इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और जो हाइड्रोजन की फाइन लाइन स्ट्रक्चर है उनके अंदर जो डिस्टेंस होता है उसमें जो है ना हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। इसलिए अल्कली मेटल का जो डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है फाइन लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। उसके बाद बेटा इसकी रीजन किसने बताई कि क्यों अल्कली मेटल डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो हमारे पास इन 1925 गाउड्समेट एंड ओहलेनबेक जिन्होंने इसकी रीजन बताई कि इसकी रीजन क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, एक मोशन तो उसकी वो हो गई, दूसरी वो अपने एक्सिस के अराउंड भी उसी वक्त क्या कर रहा होता है, स्पिन मोशन शो कर रहा होता है। तो इसी नतीजे में हमारे पास दो जो है ना फर्दर स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती हैं। अब बेटा उसके अलावा दो डायग्राम आपको दी गई हैं, और एज इट इज ये वाली डायग्राम आपने अपने पास क्या कर लेनी है, ड्रा कर लेनी है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का हवाला बुक में नहीं है, तो ये आपने अपने पास सेव कर लेना है और आपने समझ लेना है, क्योंकि जब तक आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की जो मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उनका पता नहीं चलेगा कि वो कब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और कब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त तक आपको ये टॉपिक भी सही तरह से समझ नहीं आ सकेगा। उसके अलावा बेटा याद रखना है जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना उसमें हमारे पास दो ही वैल्यूज होती हैं, एक हाफ प्लस में होता है और दूसरा हाफ माइनस में होता है। कब प्लस में होगा कब माइनस में होगा आपको बता दिया है, जब मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, और जब एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे, तो उस वक्त क्या होगी, उसकी वैल्यू माइनस में होगी। तो ये बेटा आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन था कौन सा क्वांटम नंबर वाला वो आपने पूरे का पूरा पढ़ लिया है। उसके अलावा बेटा आपके पास जो है ना शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने पहले भी बता दिया है, दोबारा भी आप लोग ऐसे सुन लें, वो फिर आपने रीड खुद कर लेना है, कोई उसके अंदर मुश्किल वाली बात नहीं है। पता होना चाहिए जस्ट कि हमारे पास कौन से ऑर्बिटल की कौन सी जो है ना शेप होती है। देखिए आपको बता चुका हूं, जो एस सब शेल होता है उसकी जो शेप होती है वो हमारे पास स्फेरिकल होती है, गोल शेप होती है। उसके अलावा जो हमारे पास पी सब शेल है उसकी जो शेप होती है वो डम्बेल होती है। उसके बाद जो डी सब शेल है उसके अंदर जो है ना वो क्या होता है हमारे पास डिफ्यूज्ड भी कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास एफ ऑर्बिटल होगा उसकी जो शेप होती है वो वेरी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये बेटा आपके पास जो 5 चैप्टर था अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क्या हुआ, वाइंड अप हुआ। अब आप लोग जो है ना छठे चैप्टर की बात करते हैं हम लोग। छठे चैप्टर को देखें, उसमें हमने किस चीज की बात करनी है। ये छठा चैप्टर जो है ना आपके पास केमिकल बॉन्डिंग के नाम से ये चैप्टर है, और ये भी जो है ना इसमें भी उसने स्मार्ट सिलेबस में कुछ टॉपिक जो है ना क्या किए हुए हैं, शार्ट किए हुए हैं। चलें देख लेंगे हम लोग के कौन कौन से टॉपिक उसने क्या किए हुए हैं, शार्ट किए हुए हैं। पहले हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपके पास केमिकल बॉन्डिंग है ना, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, इसमें आपने 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा, वो भी आपने लिख लेने हैं अपने पास। अच्छा जी, अब बेटा आपके पास चैप्टर है कौन सा, 6, और नाम क्या है इसका, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। अब बेटा इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिखनी है। केमिकल बॉन्ड, ये डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखेंगे आप लोग, ए फोर्स which hold two or more
or more atoms or ions to form a large variety of compounds is called chemical bond. Is called chemical bond, and the process in which different atoms form bond with other atoms is called chemical bonding. Is called chemical bonding. ठीक है बेटा, ये आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिख दी है। क्या है आपके पास? सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हमने करनी है। ए फोर्स विच होल्ड 2 or more atom or ions to form a large variety of compounds is called chemical bond. ये तो हो गई केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, और जो चैप्टर का नाम है वो है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग। तो आगे क्या लिखेंगे? एंड द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटम फॉर्म बॉन्ड with other atom is called chemical bonding. अब बेटा जो केमिकल बॉन्ड होता है ना, यूं समझ लें वो एक फोर्स है, वो एक स्ट्रिंग है जो मुख्तलिफ एटम या आयंस आपस में बनाते हैं। और जो है ना, क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो आगे क्या बना सकें, कोई स्टेबल कंपाउंड बना सकें। तो वो वाली फोर्स, वो वाली ताकत जो उनको आपस में जोड़कर रखती है, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और वो वाला प्रोसेस जिसमें एटम एक दूसरे से रिएक्ट करके स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है? वो केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट आपके पास यहां पर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। देखें, हेडिंग आपके पास बुक में होगी कॉजेज ऑफ combination of atoms. एटम एक दूसरे से किन वजूहात पर क्या करते हैं बेटा? कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब इसी का शॉर्ट क्वेश्चन अपने पास आप लोग लिख लें। वाई, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड। जो एटम होते हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। कौन सा लिखा है आपके सामने? व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड। अब बेटा देखें, जो आपके पास नोबल गैसेस है ना, नोबल गैसेस कौन से एलिमेंट होते हैं? आप पीरियोडिक टेबल में जब देखेंगे ना, ग्रुप 8A के एलिमेंट जो होते हैं, ग्रुप 8A के जो एलिमेंट होते हैं, जिसमें आपके पास होगी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। ये आपके पास जो एलिमेंट्स है ना, ये क्या कहलाते हैं? ये नोबल गैसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, या इसी को हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, इनर्ट गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, या क्या कहते हैं? रेयर गैसेस। ये तमाम इन्हीं गैसेस के नाम है। ठीक है बेटा, देखें पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8A के जो एलिमेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम कहते हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस और रेयर गैसेस। अब बेटा देखें, ये जो नोबल गैसेस है ना, इनमें से किसी की भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना,
तो उनका जो आखिरी शेल होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड। सपोज हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का बेटा आपके सामने एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखें 1s2 आ जाएगी। उसके बाद देखें ये न्यूक्लियस और इसका पहला शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और पहले शेल के अंदर हमें पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। अब इसको क्या जरूरत है कि किसी को ये इलेक्ट्रॉन दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले या किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करे, जब ये है ही स्टेबल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कंप्लीट है, और इसका आखिरी शेल मुकम्मल तौर पर जो है ना वो क्या है, फिल है, तो ये किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसी तरह अगर आप दूसरी नोबल गैस की बात करेंगे, नियॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है, 1s2, ये 2s2 और ये आपके पास 2p6। अब देखिए नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p क्या आपके पास आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसके जब आप शेल ड्रा करेंगे, देखें ये पहला शेल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये आपके पास दूसरा शेल है जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये आपके पास बेटा क्या है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करके क्या है, स्टेबल है। ये भी किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये भी आपके पास क्या है बेटा, स्टेबल है। देखिए बेटा जो हीलियम है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करके क्या है बेटा, स्टेबल है, और जो आपके पास नियॉन है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करके क्या है, स्टेबल है। क्यों, हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और जो आपके पास नियॉन है इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब बेटा देखिए जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी भी कोशिश है, कायनात की हर चीज की तरह जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी कोशिश है कि वो स्टेबल हो जाएं, और किन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें, वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें। और नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए तमाम जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस जैसी बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, आपस में एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अपने पास आप लोग लिख लें, व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन जब आप लिखेंगे उसके बाद आंसर में आपने जो है ना नेक्स्ट क्या लिखना है, यही बात लिखनी है कि जस्ट लाइक द नोबल गैसेस ऑल द अदर एटम टू बिकम स्टेबल दे वांट to share electron, donate electron and gain electron so that they become stable। ठीक है बेटा, ये जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उन तमाम की कोशिश होती है कि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। अब इसकी एग्जांपल आप लोग कैसे देंगे, इसकी एग्जांपल में आप लोगों के पास आ जाएगा क्या चीज, देखिए आपके पास है क्या चीज, सपोज हम लिथियम की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, लिथियम की। ये लिथियम है आपके पास जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब इसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करेंगे 1s2 और ये 2s क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये पहला शेल हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा देखिए आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल ना हुआ, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अच्छा बेटा एक बच्चे का सवाल आ रहा है कि जो है ना इसका आंसर एक मर्तबा रिपीट कर दें। ठीक है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लें, व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड, लिख लिया ना आपने पास। अब आप लिखेंगे like the noble gases, like the noble gases, all other atom to become stable, and to attain the electronic configuration of noble gases form bond with each other. Form bond with each other by donating electron, by accepting electron and by sharing electron। तो ये इसका आपने आपकी बुक में भी वैसे बेटा मौजूद है, वहां से भी आप जब ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख के वहां से थ्योरी पढ़ेंगे, कौन सी हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, काजेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम के अंदर, तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। उसके बाद बेटा आपको समझा रहा था कि आपके पास जो है ना क्या चीज है, लिथियम एक एटम है
जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है 1s2 2s1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा देखें, इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। कौन सा आसान रास्ता है? 1 इलेक्ट्रॉन का लूज करना। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखें ये लिथियम था, इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो ये आपके पास लिथियम +1 में क्या हो चुका है? कन्वर्ट हो चुका है। लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? लूज कर दिया है। तो अब देखिए, जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बाकी इसका जो है ना, ये दूसरा शेल जो था ये क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और पहले शेल के अंदर बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वाली जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो किसकी थी? हीलियम की थी। और वो क्या है बेटा आपके पास जो है ना, स्टेबल है। तो ये लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है, जो कि आपके पास क्या होती है बेटा? स्टेबल नोबल गैस होती है। स्टेबल नोबल गैस होती है। तो ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने क्या कर लिया? हासिल की है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जब आप लोग देखेंगे किस चीज की? क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 1s2, ये आपके पास 2s2 2p6, और ये 3s2, और ये 3p आपके पास 5। जब आप इसको देखेंगे तो इसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में इसके आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखें, इसका आखिरी शेल कंप्लीटली फेल्ड नहीं है, बल्कि 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको स्टेबल होने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर से। कौन सा आसान रास्ता है? 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करना। तो देखें, ये आपके पास क्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो ये क्लोराइड आयन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और ये 8 इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? स्टेबल होती है। तो ये इसने नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, बाय एक्सेप्टिंग। जो लिथियम था उसने इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हासिल की थी, किस जैसी? नोबल गैसेस जैसी। और जो आपके पास क्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या कर ली है? हासिल कर ली है। नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है ना डुप्लेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, उसके अलावा जो है ना जो आपके पास ऑक्टेट रूल है वो यूनिवर्सल क्यों नहीं है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग उन 60% की बात करेंगे। चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम।